नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 25 फरवरी। 25 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। उसके बाद है इंडिया और यूएस में कितना डिफेंस में ट्रेड होता है। तीसरा आर्टिकल है गोरखालैंड का इशू, जो गोरखालैंड का भी काफी इशू चल रहा है। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। फिर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और मुलेठी। फर्स्ट है चाइल्ड मैरिज। अभी रिसेंटली ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने चाइल्ड मैरिज की पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, कि भाई जो वुमेन की लीगल मैरिज एज है वो 18 से 21 कर दी जाए। और ये बोला है कि भाई अगर ऐसा कुछ भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं तो वो काम तो संसद का होता है। ठीक है, संसद का उत्तरदायित्व होता है ना ये सारे काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ऐसा कहना है कि देखो, अगर हम लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित कर भी देंगे तो उससे जो हमारा उद्देश्य है ना उसकी पूर्ति हो जाए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारी जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति इससे आपको हो ही जाएगी। साथ ही साथ समान आयु अगर आप कर देते हो विवाह की तो उससे जुड़े हुए जितने भी कानून ला सकते हैं वो संसद लाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ठीक है, ऐसे मामलों को हमने संसद के अंतिम विवेक पर छोड़ दिया है कि भाई अब ये सारी चीजों को संसद ही अपने हिसाब से सोचेगी। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो भाई, यौन सहमति की एक एक आयु होती है। एक वो आयु होती है जब कोई भी व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो यौन गतिविधियां करने के लिए सहमति के लिए कानूनी रूप से सक्षम माना जाता है। ठीक है, कि कानून की नजरों में वो यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर यौन सहमति की जो न्यूनतम आयु का उद्देश्य जो है ना वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उस समय के बाद से फिर जो है उसके ऊपर फिर केस नहीं होता, या फिर वो अधिकार जो है जो भी मेल फीमेल के पास है वो मिल जाती है। और अभी के हम आंकड़ों की अगर बात करें तो लड़कियों और महिलाओं की यौन सहमति हेतु अगर विवश होने की संभावना उस समय बढ़ जाती है जब आयु कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान जो है जबरदस्ती का विरोध करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर मैं बात करूं यौन सहमति के लिए, तो ये वाला जो लेकर के आए थे वो लेके आए थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो थे पहले लॉ मेंबर थे, वही ये चीज को सबसे पहली बार लेकर के आई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने बोला था कि यौन सहमति की उम्र 10 वर्ष रख दी जाए। उन्होंने बोला था कि इसी के अंतर्गत अगर कोई वैवाहिक बलात्कार भी होता है तो भी इसको क्या है, मतलब पत्नी की अगर उम्र कम है, 10 साल से कम है, तब उसको इस चीज में कैटेगरी में लाया जाएगा। फिर कुछ समय बाद इसको 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया। 10 ईयर से बढ़ा करके इसको 12 ईयर्स तक कर दिया जाए। फिर उसके बाद शारदा एक्ट आया। शारदा एक्ट ने जो है 1929 में, जिसमें 14 वर्ष को इसको कर दिया गया। तो पहले 10 था, 10 से 12 हुआ, 12 से 14 हो गया। ठीक है भाई, और अब कितना है, 18 वर्ष हो चुका है। तो यही है। अगर मैं बात करूं कि अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उसके काफी नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना। उसके बाद फिर जो अपनी खुद की पढ़ाई है वो बहुत कम एज में ही छोड़ देना। तो वो बहुत कम एज में छोड़ने की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो और जानकारी की कमी के कारण एड्स, HIV ऐसे सारे जो रोग होते हैं वो फैलना शुरू होना। तो बाल विवाह के कारण जो भी घरेलू गरीबी की स्थिति है वो भी बढ़ने लग जाती है, और यही सेम चक्र जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई मतलब बाल वधू होगी तो उसके रूप में लड़कियों को स्कूल से बाहर ले जाने तक उनकी शिक्षा पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाती है। और
ये देखा गया यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में 2019 से 21 तक के बीच में स्टंटिंग जो है, हाइट का कम होना या फिर बॉडी में जो है मसल्स का कम होना, वो सब बहुत ज्यादा अमाउंट में देखा गया है। और इसी वजह से सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियों का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जल्दी शादी हो जाने का। बाकी सरकार ने इस पूरी चीज को रोकने के लिए काफी सारे नए नए स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि अगर कानूनी स्टेप्स की मैं बात करूँ तो वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ये 2012 में भी आया था। महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, कन्याश्री स्कीम, एसडीजी का टारगेट है 2030 का। तो ये सारी चीजें हैं, आज भी ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो रोक के रखती हैं कि भाई ये जो स्टेप लिया जाता है जिसमें जल्दी शादी हो जाना, इन सब चीजों को पहले ही अंडर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं आज भी, जिससे कंट्रोल करने की कोशिश सरकार ने भी करी है। तो यही आपको समझना है कि आज के समय में इसी के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सारे स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ही यहाँ पे स्टेप्स लेती है। चाइल्ड मैरिज का बिल दोबारा से चेंज करके 2021 में लाए थे, जिसमें शादी की जो एज है वो 18 से 21 तक करवा दी गई थी कि 18 वर्ष से 21 की उम्र तक शादी की एज करवा दी जाए। और मतलब सबकी एज में, मैरिज की एज में, सबकी मैरिज की एज में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए, मतलब कि सबको बराबर कर दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सबके लिए ये चीज बोल दी गई थी। और अगर कभी भी कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र से पहले शादी कर लेता है तो उसको 50 साल तक, सॉरी 5 साल तक जेल, यहाँ पर अभी तो खैर 2 चल रहा है, तो ये सब जेल वगैरह इसको कर दिया जाएगा। ये भी चीजें बात की जा रही है। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके की चीजें भी पूछी जा सकती हैं। सेकेंड आर्टिकल है हमारा इंडिया और यूएसए की डिफेंस की डील के ऊपर। अभी इस पूरे महीने, फेब्रुवरी का जो पूरा महीना है, उसमें इंडिया और यूएस जो है वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकों पर अपना उद्घाटन करने जा रही हैं। अगर ये इनिशिएटिव जो है, पूरा वादा इसका हो जाता है, तो काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा भारत और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर। इस पूरे इनिशिएटिव में 6 इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं, 6 पहलुओं पर फोकस किया गया है। पहला है नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, रक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग करना, लचीला अंतरिक्ष, एसटीआई प्रतिभा, मतलब एसटीएम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। और यही सारी चीजें यहाँ पर नई नई चीजें महत्वाकांक्षा के रूप में बताई गई हैं। तो इस पूरे डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया और यूएसए जो है, भारत और यूएसए जो है यहाँ पर, वो काफी ज्यादा अमाउंट में उनकी रणनीतिक साझेदारी देखने को मिली है। 2005 से चलती आ रही है चीजें, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी आपस में सहयोग करना होता है, कर्मियों का आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, हम लोग सबसे ज्यादा ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं इनके साथ, जैसे कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार। अभी इनके साथ हमारी चल भी रही है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है मालाबार, क्वाड वाली एक्सरसाइज मालाबार, ये चल भी रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दो हुआ। और उसके बाद फिर 2015 में भी डिफेंस अग्रीमेंट को दोबारा से चेंज किया गया, जिसमें और ज्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे जो और किसी कंट्री के साथ ना करते हो, इनके साथ करते हो, तो वो और एक्सरसाइजेस को अरेंज किया जाएगा। उसी के साथ साथ रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में भी भाग लिया जाएगा, पैसिफिक रीजन के अंदर। और इस तरीके से हम लोगों ने उनके साथ फिर फाइनली 2016 तक आते आते हम लोगों ने इनके साथ लिमोआ अग्रीमेंट साइन किया। लिमोआ क्या चीज है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसका मतलब होता है रसद विनिमय समझौते का ज्ञापन। फिर बैका किया। देखो लिमोआ में पता है क्या था, लिमोआ में बेसिकली ये चीज थी कि भाई एक दूसरे की कंट्री को जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा। लॉजिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मान लीजिए अपनी कोई शिप है, अपनी कोई शिप यहाँ से इंडियन ओशन से निकल के पैसिफिक ओशन की तरफ जा रही है, तो उस शिप को मान लो फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, मान लीजिए उस शिप का फ्यूल खत्म हो गया, अब उसको रीफ्यूलिंग चाहिए, अब उसको दोबारा से फ्यूल करवाना है, रीफ्यूलिंग चाहिए। तो उस समय अगर हमें रीफ्यूलिंग की जरूरत है,
तो उस समय के लिए आप लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो क्या करोगे, एक दूसरे की कंट्रीज को दे सकते हो। इसे कहते हैं हम लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब यही होता है, मान लीजिए फ्यूल हो गया, कोई और छोटी मोटी चीजें हो गई जिनकी जरूरत पड़ती रहती है, तो वो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो एक दूसरे को प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो वो है लिमोआ अग्रीमेंट। ठीक है, लिमोआ इस तरीके से याद रखिएगा। ऐसे ही बैका है। ऐसे ही बैका में क्या किया गया था, बैका होता है फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज कम्युनिकेशन अग्रीमेंट, जिसमें हम लोग बेसिक चीजों को, इंफॉर्मेशन को चेंज करना, और साथ ही साथ अगर हम कभी भी एक दूसरे का जो जीपीएस है, देखो आप जानते हैं जीपीएस हम लोगों ने अपना हम प्रिपेयर कर रहे हैं नाविक की फॉर्म में, बट अभी तो हम लोग जो जीपीएस चलाते हैं वो किसका है, वो अभी जीपीएस जो चल रहा है वो यूएसए का ही है। तो जीपीएस से हम एक्यूरेसी के साथ नेविगेशन कर सकते हैं, तो वही नेविगेशन भी यहाँ पर भी उसी चीज की बात की जा रही है कि भाई इस बेका अग्रीमेंट के तहत हम लोग नेविगेशन को इजी करने की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लोगों ने इनके साथ साइन करी है। और हम लोगों ने करीब करीब यहाँ पर, तो अमेरिकी रक्षा से हम लोगों ने अगर अधिग्रहण की बात करूं तो करीब 22 बिलियन डॉलर से अधिक हम लोगों ने उनके साथ अधिग्रहण या ट्रेड कर रखा है। और पहले भी काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। अभी जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पर अमेरिका में, तो यूएस ने क्या बोला था कि भारत जो है इंडिया को अपना एक इम्पोर्टेंट मेजर डिफेंस पार्टनर, मतलब प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में बताया है कि भाई जो हमारा प्रमुख रक्षा भागीदार है, क्योंकि हम भारत को अमेरिका के साथ एक और ज्यादा सहयोगी बढ़ाना है, अपने भागीदारी को बढ़ाना है, तो उसके लिए यहाँ पर इस चीज की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या समस्याएं आती हैं, तो देखो काफी सारी हैं, जैसे कि कच्चे माल और इनपुट की बढ़ती लागत, भारतीय रुपए के उतार चढ़ाव वाले मूल्य, जैसे मतलब कई कारकों की वजह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आई है। और एफडीआई की लिमिट को भी थोड़ा सा और इजी कर दिया गया है, 74% पे कर दिया गया है। और रक्षा उपकरण में जितने भी आते हैं उनमें बेवजह का एक डिले होता है, अनुचित अमाउंट की देरी होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और सुरक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में रक्षा अनुबंध ढांचे में कुछ बदलाव भी किए गए, जैसे कि काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अनुबंध समापन का अधिनियम, करों और कर्तव्यों की खरीदारी में यहाँ पर चेंजेस किए गए। तो काफी सारे ऐसे चेंजेस करने की वजह से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ती जा रही है। तो इन एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ने की वजह से अगर एक दूसरे बिजनेस करते हैं ना, तो और कॉस्ट लगती जाती है। एक ऐसी ही पॉलिसी होती है ऑफसेट पॉलिसी। ऑफसेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका घरेलू रक्षा उद्योग है, जैसे हमारा भारत का डोमेस्टिक है, उसको बढ़ावा देने के लिए आप एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्राप्तता द्वारा दायित्व है, यदि भारत इससे रक्षा उपकरण खरीद रहा है, क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो उनके ऊपर एक पॉलिसी में आ जाता है कि भाई आपको यहाँ पर हमारा बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो रक्षा के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं वो काफी सारे महंगे होते हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि उस धन का कुछ हिस्सा भारतीय उद्योग में ही लगा दिया जाए, घर का घर में पैसा रहेगा। तो सरकार की ये कोशिश है, सरकार उसके लिए डिफेंस एक्सपो भी ऑर्गेनाइज करती है, इसमें प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी मौका दिया जा रहा है। तो ये तो काफी सारे स्टेप्स इसमें भी लिए जा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में इसका आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा भाई, कि भारतीय के रक्षा योजनाकारों का मानना है कि अमेरिकी उपकरणों के साथ जितने भी यहाँ पर गुणवत्ता है उन पे भी ध्यान दिया जाए और उस गुणवत्ता को और इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी उपकरण और प्रौद्योगिकी जितनी भी आती है यहाँ पर, इसमें टाइटेनियम और दुर्लभ जितनी भी धातुएं होती हैं उनको और ज्यादा मिक्स करना चाहिए, ताकि वो जितने भी उपकरण है वो और ज्यादा बेटर हो सके, मॉडर्न बन सके। बाकी जितना भी अधिग्रहण किया जाता है उसका 74% यहाँ पर फॉलो करना ही चाहिए। थर्ड आता है भाई गोरखालैंड इशू, काफी ज्यादा बड़ा इशू है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले त्रिपुरा के अंदर जो इशू हुआ था, मैंने आपको बताया था, उस इशू का नाम था टिप्रा लैंड। त्रिपुरा के जो पीपल है त्रिपुरी, दे आर डिमांडिंग अ डिफरेंट टिप्रा लैंड, तो वहां पर टिप्रा लैंड की डिमांड चल रही थी। सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो इशू है उस इशू में गोरखा लैंड की डिमांड चल रही है।
देखो भाई, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज है, ममता बनर्जी, क्योंकि दार्जिलिंग की जो पार्टियां हैं उन्होंने बंद करना, बंद करो मतलब कि वहां पे सब कुछ रोक दो, काम वाम रोक दो, उसका यहाँ पर ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि गोरखालैंड जो है, प्रादेशिक प्रशासन के 9 सभासद दार्जिलिंग की भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बंद करने का आह्वान किया है, जितने भी गोरखालैंड पार्टीज हैं। बेसिकली मैं गोरखा की अगर बात करूँ, आप सोचो कि गोरखालैंड दार्जिलिंग क्या कनेक्शन है। तो देखो भाई, इंडियन के जो गोरखा है उनका ऐसा कनेक्शन है, वो लोग जो हिमालय के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्य में रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं और हिमालय के आसपास रीजन में रहते हैं, उनको गोरखा कहते हैं। ये लोग आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम और बहुत सारे इलाकों में पाए जाते हैं। इन लोगों ने डिमांड पहले से कर रखी है। बेसिकली गोरखा नेपाली बोलने वाले लोग हैं, नेपाली बोलने वाले ये वो लोग हैं जो कि कहाँ रहते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे है, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। ये वो लोग हैं जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और और भी रीजन है, कालिम्पोंग, क्यूरसांग, ऐसे छोटे छोटे से हिली एरिया। देखो वैसे दार्जिलिंग छोटा एरिया नहीं है, काफी बड़ा एरिया है। तो ऐसे एरियाज में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, गोरखा। आप और इनका ना अभी बंगाल के साथ उतना अच्छा कनेक्शन बन नहीं पाया, क्योंकि नेपाली पीपल है ये, तो उनका बंगाल के साथ कैप्चर उतना अच्छे से बन ही नहीं पाया। ये प्रॉब्लम है। हुआ क्या कि 1780 में गोरखाओं ने सिक्किम पर कब्जा कर लिया। और उस सिक्किम में उस समय क्या क्या आता था, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला, नैनीताल, गढ़वाल, ठीक है, और भी मतलब सिक्किम के अलावा ये सबको कैप्चर कर लिया गोरखा पीपल ने। गोरखा पीपल वैसे नेपाल के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, सगौली की स्पेलिंग ये भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ये जो सारा लैंड है वो क्या कर दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया था, सारा कुछ इंडिया के पास वापस आ गया। 1907 में फिर से ये डिमांड शुरू हुई गोरखा लैंड को। मोरले मिंटो जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने यहाँ पर गोरखा लैंड की बात की। कई बार ऐसे फिर जो है सरकार से इसके ऊपर कई बार कई प्रकार से मांगे इस पे की गई। तो यहाँ पर कई बार इसके ऊपर मांग करने पर 2 बार जन आंदोलन भी हुए, लोगों ने किया है। पहला 1780 में हुआ, 1980 में हुआ था, और दूसरा 2007 में भी हुआ। तो इस तरीके से काफी सारे जो है, जो डिमांड है वो उसके ऊपर की जा रही है। अब क्यों डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपने समझी कि डिमांड हो रही है। अब ये हिस्ट्री, ये जो डिमांड है ये हो क्यों रही है। देखो अभी लैंग्वेज और कल्चर सेम नहीं है। मैंने आपको बताया कि गोरखा जो लोग हैं वो नेपाली पीपल है, और ये नेपाली पीपल हैं, तो गोरखा जो है खुद को जातीय रूप से बंगाली भाषा से बिल्कुल अलग मानते हैं, वो नेपालियों को अपना ज्यादा क्लोज मानते हैं। तो अभी तक भी वो बंगाल से उतना क्लोज हो ही नहीं पाए हैं। एक ये भी रीजन है कि वो बंगाल से बिल्कुल क्लोज नहीं हो पाए हैं। साथ ही साथ भारतीय गोरखा जो पहचान है ना उनकी, उसकी भी एक प्रॉब्लम ये है कि दार्जिलिंग गोरखा हिल्स यहाँ पर बनाने की बात है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की बात है, जो भी ये बनाई गई है ना, वो उनकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर ही नहीं पाई है। जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं। साथ ही साथ आर्थिक अभाव भी मिलता है, उनके यहाँ रोजगार के अवसर अच्छे नहीं है। जब रोजगार के अवसर अच्छे नहीं होते, कि भाई फिर उनको लगता है कि भाई जो आउटसाइडर्स है, जो बाकी देश के लोग हैं, वो ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर रोजगार के अवसरों की कमी होने की वजह से उनका निम्न स्तर होता है। यहाँ तक कि चाय उद्योग पर भी बाहरी लोगों का ही अधिग्रहण है, जबकि दार्जिलिंग आप जानते हैं कि इंडिया में जाना जाता है स्पेशली दार्जिलिंग चाय के लिए। और दार्जिलिंग टी को 2004 में पहली बार जीआई टैग भी दिया गया था। पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ही दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ बंगालिया जितने भी हैं उनके सब द्वारा जो है ओरल वे के वे में दुर्व्यवहार कई बार ज्यादा किया जाता है, कई कई बार दुर्व्यवहार कर लेना उनके साथ, और उनकी मांगों का ना सुना जाना कोलकाता की सरकार द्वारा। तो ये सब रीजन की वजह से जो है उन लोगों को प्रॉब्लम है। प्लस बंगाली लैंग्वेज का उनके ऊपर थोपा जाना, ठीक है। ऐसे ही तो बांग्लादेश भी अलग हुआ था। तो गोरखा लैंड जो है ना, उन लोगों की ये डिमांड्स की प्रॉब्लम है। तो आगे क्या किया जा सकता है, यही होगा कि भाई वेस्ट बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। मतलब हो सकता है आगे चल के कि वेस्ट बंगाल 2 हिस्सों में बट जाए, और जितने भी गोरखा लैंड से जुड़ी हुई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रादेशिक प्रशासन, उनको अधिकार देना, यहाँ पर भी एक खुले तरीके से चुनाव कराया जाए और उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को देखा जाए। तो जो संसद है वो भारत के संविधान में संशोधन तो कर ही सकती है। तो आर्टिकल 244A जैसे प्रावधान में
पश्चिम बंगाल के भीतर जो है ये सब चीजों को शामिल कर सकती है, या फिर जैसे आसाम में अलग अलग सबको कर दिया था, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही हो सकता है इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है, तो पूरे भारत में लंबे समय से स्वतंत्र राज्यों की निर्माण जो है वो काफी टाइम से की जा रही है। 1956 के बाद से आप जानते हैं कि उस समय तो सिर्फ और सिर्फ 14 स्टेट थी। अब ये 14 स्टेट्स के बाद यहाँ पर कितनी सारी स्टेट्स यहाँ पर बन चुकी हैं, भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, जाति के रूप में, आर्थिक रूप में, कितने सारे स्टेट्स यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। अभी तेलंगाना डिवाइड हुई, तो यही सब चीजें हैं जो आज के टाइम पे की जा रही है। ये एक मैप रहेगा, देखेंगे सब लोग इस मैप को। ये वाला पूरा जो है ये तो आपका दार्जिलिंग, क्विंसोंग, सिलीगुड़ी, ये सारा जो रीजन है, ये सारा रीजन किसका, कलिम्पोंग, ये सब जो है जो आप देख रहे हो इस कलर में, ग्रीन कलर में जो आप देख रही हो, वो ग्रीन कलर के तहत पूरा क्या बना दिया जाएगा, गोरखा लैंड। बाकी नहीं होंगे, बाकी इसमें सारा वेस्ट बंगाल का ही रहेगा। जो ग्रीन ग्रीन कलर में आप देख रहे हो इसको अलग से एक स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर गोरखा लैंड बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो हम, यही बात है कि महिलाओं के लिए अगर हम एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाए तो उसके लिए काफी स्लो चल रहा है प्रोसेस। और कई अभी जो हुआ क्या है कि महिलाएं जो खिलाड़ी जो कुश्ती खेलती हैं, उन्होंने यहाँ पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए कि भाई कार्यस्थल पर उनके साथ जो है यौन उत्पीड़न किया गया है। यौन उत्पीड़न हम किसको कहते हैं, या फिर आप ऐसा व्यवहार करना जो सही नहीं है, ऐसा व्यवहार करना जिसको आप वेलकम नहीं करते हो कि ये व्यवहार आपके साथ किया जाए। फिजिकली शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करना, या फिर यौन अनुग्रह की मांग करना, ठीक है, और लिंग से जुड़े हुए कोई भी कमेंट पास करना, अश्लीलता दिखाना, ऐसा कोई भी बिहेवियर करना जो कि यौन प्रकृति के मामले में सही नहीं है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, यौन उत्पीड़न। और वर्क प्लेस क्या होती है, जो भी कोई इंसान अपना डेली यहाँ पर जाता है, उसका एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसको वहां से पैसा मिलता है, उसको वहां से ड्यूटी होती है, उसकी यात्रा करता है वहां तक जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एक कार्यस्थल, वर्क प्लेस। तो ऐसी जगह पर जहां पे वो पर्सन डेली जाता है, वहां पर इस तरीके के काम करने को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न। इसके लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक केस आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो इन सब के अगेंस्ट केस सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। तो वहां पर विशाखा गाइडलाइंस जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दी थी कि भाई हर एक महिला का ये अधिकार है कि अगर उसके साथ कभी भी इस तरीके की चीज होती है, तो यहाँ पर उसको आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में पहचान मिलनी चाहिए, और सभी कार्यस्थल को इन अधिकारों को जवाबदेही के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए कि इन सब कार्यों में वो क्या प्रोवाइड करेंगे, जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी होता है किसी के साथ तो इसी केस में 1997 में ये केस आया था, और इस 1997 के केस में यहाँ पर बोल दिया गया था कि भाई भारतीय संविधान में तो लिखा ही है कि औरत के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें भी लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद इसको 2013 में एक नया एक्ट के दौरान पास कर दिया गया, 2013 में, ताकि महिलाओं के लिए एक अच्छे वातावरण बनाया जा सके, सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके, और महिलाओं की स्थिति और अवसर की समानता के अधिकार की रक्षा की जा सके। अब क्या है कि भाई आज के टाइम पे जो महिलाओं की भागीदारी कम होती है, उसका एक यही रीजन है कि भाई सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो श्रम जैसे कामों में थोड़ी कम इन्वॉल्व होती हैं, क्यों, क्योंकि सेफ नहीं होता है, इसलिए घर वाले जाने नहीं देते। तो अगर हम सेफ माहौल बनाए, तो हम जो कहते हैं ना कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हमारे देश में ये होगा, ऐसे हम कहते हैं ना, ये सारी बातें ये इंक्रीज की जा सकती है अगर हम सेफ एनवायरनमेंट वुमेन को प्रोवाइड करते हैं तो। साथ ही साथ थोड़ी सी अगर मैं बात करूं 2020-21 के रिपोर्ट के हिसाब से, ये बोला है कि भले ही कुल श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हो, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे यहाँ पर, तो पुरुषों की तुलना में आज भी ये कम है। ठीक है, पुरुषों की तुलना में आज भी जो ये अमाउंट है वो काफी कम है। तो हमें वही है कि इसकी शुरुआत घर से ही होती है, सुधारों की शुरुआत स्थानीय लेवल, घर के लेवल से ही की जानी चाहिए। तो आपको घर में ही एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ पे पुरुष और महिलाओं को एक जैसा ट्रीट किया जाए, उनकी मानसिकता जो है उसमें बदलाव लाया जाए, रूढ़िवादी सोच को हटा करके दोनों में एक सेम इक्वल उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ जो स्कूल की एजुकेशन होती है वो बहुत जरूरी होती है।
तो लड़कियों को स्कूल की एजुकेशन लेने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जो है वो इंडिपेंडेंट अगर बनेगी तो आगे चल के सबको ही फायदा है उस चीज का। लड़की को भी फायदा है और पूरे घर वालों परिवार वालों आगे लोगों को भी फायदा है। तो ये इंडिपेंडेंसी कभी भी नहीं छीननी चाहिए, ना कभी भी कोशिश करनी चाहिए इस चीज की। और साथ ही साथ एक बहुत ही सुरक्षित एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। वो ये सब सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, उस जगह पे काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि महिलाओं के लिए जो वहां का माहौल है वो बहुत ही सुरक्षित होना चाहिए, ताकि महिलाओं को वहां पर आने से कोई हिचकिचाहट ना हो, काम करने में कोई संकोच ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो भी आज के समय में हम देखते हैं कि भाई संरचनात्मक ही हमारा कुछ इस तरीके का बंधा हुआ है कि महिलाओं को काम पे नहीं जाने देना है, ऐसी चीजों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए। समाज को समग्र रूप से अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो ये काम नहीं होगा, बदलाव लाने की जरूरत है। और जो अभी चल रहा है वो स्थिति को और चेंज करने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हैज नो प्लेस एट वर्क प्लेस। तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर, इसको भी याद रखिएगा। ऐसा टॉपिक हमारे मेंस के लिए बन सकता है एथिक्स के अंदर। एथिक्स के टॉपिक में मेंस पे हमसे सवाल किया जा सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, इसमें वर्क प्लेस में इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आज का प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, ये सब पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेस को रिकॉग्निशन करना, रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए 200 स्टेशनों पर क्या स्थापित करना है, फेशियल रिकॉग्निशन। आपको मतलब आपका फेस देख करके, जैसे हमारे आईफोन्स होते हैं, हमारे आईफोन्स में क्या सिस्टम रहता है, आपके फेस आईडी से ओपन हो जाता है। आईफोन में भी है, सैमसंग में भी है, काफी सारे फोन्स में ये सिस्टम चल रहा है ना। फिंगरप्रिंट से तो आप लोगों को सबने देखा ही है, फिंगरप्रिंट तो रेडमी वन प्लस काफी सारे फोन्स लेके आ चुके हैं। तो उससे क्या होता है ना, आप रिकॉग्नाइज करके अपना ओपन कर लेते हो, वो आप ही का फेस पहचानेगा, वो आप ही की वॉइस पहचानेगा, वो आप ही का फिंगरप्रिंट्स के जो फिंगरप्रिंट्स है ना उसको पहचानेगा। होती है ना ये चीज। अब ये सारी चीजें बायोमेट्रिक कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी, बहुत सारे ऑफिसेज में भी ये प्रावधान है, आप किसी ऑफिस में जाओगे आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा, तब आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, आपकी वॉइस बोलनी पड़ेगी, आपको अपनी आईज शो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही अब बहुत से स्टेशंस में क्या कोशिश की जा रही है कि हम फेस के माध्यम से उनकी पहचान करें। तो यही है कि भाई आप उस व्यक्ति की पहचान फोटो वीडियो या फिर इस तरीके की चीजों से पहचान करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ आवाज पहचानना, आपकी आंखों के रेटिना को पहचानना, आपकी फिंगरप्रिंट को पहचानना, ये भी एक अलग अलग तरीके के बायोमेट्रिक होते हैं। ठीक है भाई, इससे फायदा क्या होता है कि बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाएगा पर्सन कि भाई ये पर्सन वही है। बहुत आराम से उसका फिंगरप्रिंट्स आप स्कैन कर सकते हो, पासवर्ड नहीं डालने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप यूं ही फटाफट से एंट्री लेकर के जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। और ये बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि आप पर्सन का आप देख रहे हो ना सीधा। अब आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हो, आप बहुत सारे एग्जाम देने जाते हो, तो उन एग्जाम्स में भी आपको पता है, यूपीपीसीएस का एग्जाम देने गए, एसएससी का देने गए, तो उसमें ही पता है आपको क्या होता है वहां पर भी आपको फेस से आपका पूरा स्कैनिंग करते हैं, फेस की आपकी पिक्चर लेते हैं, यहाँ पर स्कैनिंग करते हैं, तो उससे फेस रिकॉग्निशन पहचान में आती है। तो बहुत ही एक एक्यूरेट वे है ये, एक बहुत ही सटीक तरीका है व्यक्तियों की पहचान करने का। और सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाएंगे जिससे आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, हमारे फ्रंट फेसिंग कैमरा वाले फोन में यहाँ पर फेस आईडी का लगा होना। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जितने भी फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो पहले ही बच जाएंगे, गलत तरीके के लोगों की एंट्री ही नहीं होगी। आप इसको बहुत सारी जगह पे धोखाधड़ी का पता लगाने में, साइबर में, हवाई अड्डों में आप एंट्री करने के लिए, बैंकिंग, स्वास्थ्य, इन सब में आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, और सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना है कि आप मास्क पहना हो या आपने मास्क नहीं पहना हो, दोनों से रिकॉग्नाइज कर, जैसे हमारे फोन्स करते हैं। फोन्स में क्या है, आपने स्पेक्स पहने हैं या नहीं पहने हैं, आपने मास्क लगाया है या नहीं लगाया, वो दोनों चीजों को पहचानता है ना। तो वो आपको वहां पर भी, आपने मंकी कैप लगाई हुई है तब भी आपको पहचानेगा, जैसे हमारे फोन्स में होता है। तो ऐसे ही चीजों को यहाँ पर लेके आने की जरूरत है, जैसे आज के समय में ये चीजें हो ही रही। नीति आयोग भी इसके बारे में यहाँ पर कहता है कि भाई रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल करके बनाना है, हमें रिस्पॉन्सिबल माध्यम से तय करना है, हमें ऐसे ही तैयार नहीं कर देना कुछ भी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से तैयार करेंगे, अब रिस्पॉन्सिबल होंगी अगर सारी चीजें, तो आपको प्राइवेसी के जो इशू होते हैं, गोपनीयता रखने के जो इशू है वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं।
तो नीति आयोग ने चेहरों की जो पहचान की तकनीकें हैं उसके ऊपर काफी सारी बात करने की कोशिश करी है। ठीक है भाई। और ये हमारा एक प्रमाण पत्र के रूप में काम करेगा। ऐसे ओडिशा की सरकार ने भी इस चीज को लागू करने के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। यूपी की सरकार ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम त्रिनेत्र के नाम से उन्होंने स्टार्ट करा है। ठीक है भाई। तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इम्प्रूव करने के स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ सीबीएसई जो है उन्होंने भी अपनी बोर्ड की जो परीक्षा होती है वहां पर एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या कर दिया, फेशियल रिकॉग्निशन करते, ताकि वही स्टूडेंट्स आए जो एग्जाम देने आ रहे हैं, जो फोटो सबमिट करें वही स्टूडेंट्स एग्जाम देने आएंगे। और एसएससी हो गया, यूपीएससी, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर जो है फेस को रिकॉग्निशन कंपलसरी कर दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुलेठी। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मुलेठी जो होता है उसका यहाँ पर संगठित तरीके से खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है यहाँ पर, वो बना है हिमाचल प्रदेश। मुलेठी जिसको आमतौर पर नद्यपान के रूप में भी जाना जाता है, एक मीठे स्वाद वाली एक होती है जो 12 मासी आपको देखने को मिलेगी, पूरे 12 के 12 महीने मिलती है। और जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज से 50 गुना अधिक मीठा होता है। और इसका जो है आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको आयुर्वेद में यष्टि मधु, मधु मतलब क्या होता है, मीठा, यष्टि मधु के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि आप दवा जो है, दवा को और बेटर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल काफी जगह पे किया जाता है मुलेठी के नाम से। और अगर मैं इसकी प्रॉपरली बात करूं तो इसकी बहुत ही मीठी होती है। तो हमारा जितना भी हमारे जितनी भी मिश्री होती है, तंबाकू है, शराब है, और प्राकृतिक मिठास के लिए जितनी भी चीजें होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। साथ ही साथ छाती और फेफड़े, जो चेस्ट एंड लंग के डिजीजेस होते हैं उनको फाइट करने में भी मदद करता है। और इसके अंदर एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है हमारी, अस्थमा और खांसी, सर्दी, गले में खराश होना, सांस की बीमारी होना, वजन घटाना, उसमें काफी सारी चीजों में ये हेल्प करता है मुलेठी। तो मुलेठी को करने वाला, आपसे सीधा सवाल किया जाएगा कि मुलेठी को यहाँ पे करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, सीधा याद रखिएगा। ठीक है। अब इसकी कल्टीवेशन सिर्फ भारत ही नहीं करता, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की काफी करते हैं। प्लस साथ ही साथ भारत में पंजाब और हिमाचल सारे इसको परफॉर्म करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉ कमीशन के ऊपर। लॉ कमीशन जो है भारत की, ये सबसे पहले 1955 में 3 सालों के लिए बनाई गई थी। एक्चुअली में सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले लेके आए थे, बिल्कुल ठीक बात है। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इसको सबसे पहली बार लाया गया था, जो कि लॉ एंड जस्टिस, हमारी कानून और न्याय मंत्रालय के अंडर एडवाइजरी के रूप में काम करती है। ठीक है। ये बनाई जाती है सरकार द्वारा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और लॉर्ड मैकॉले पहले लॉ मेंबर थे जो लॉ कमीशन की बात कर रहे थे। लॉ कमीशन का मतलब है कि जो लॉज बनाने में हेल्प करती है, पार्लियामेंट को एडवाइस करती है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करती है। तो सारी स्टेटमेंट इसमें सही लिखी हुई है, इनका काम है इस तरीके से एडवाइस करना, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मोहिनीअट्टम के ऊपर। देखो भाई, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी याट्टम वर्ड नजर में आता है तो आपका दिमाग जाना चाहिए केरल के ऊपर। याट्टम का मतलब ही क्या होता है, या आट्टम का मतलब ही डांस होता है, केरल में होता है, मलयालम लैंग्वेज का वर्ड है। तो मोहिनी आट्टम एक डांस की फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरला में बनता है। ऐसे ही केरला में कथकली भी है। कथकली तो बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं कथकली को। ठीक है। तो मोहिनी वर्ड यहाँ पर आया है। मोहिनी कौन है, मोहिनी एक अप्सरा, अप्सरा का नाम है जो कि विष्णु भगवान से जोड़ी जाती है। ठीक है। और आटम का मतलब डांस करना होता है, तो ये मलयालम शब्द का यहाँ पर मतलब आता है। ठीक है। कई बार इसको मणि प्रवलम के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ पर मंत्र मुग्ध मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु के अवतार के सम्मान में महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बाद में चल के इस डांस को ना प्रोस्टिट्यूशन के रूप में भी मान लिया गया था। ठीक है, कि भाई ऐसा डांस करेंगे तो फिर महिलाओं को वो पैसे मिलना, मतलब वो एक गलत वे में भी चला गया था ब्रिटिश के टाइम पीरियड में। लेकिन फिर उसको बैन कर दिया गया, और फिर वापस से इसको, इसकी जो एक महत्वता है उसको बरकरार रखते हुए इसको आगे स्टार्ट किया गया। कहाँ पर, केरल के अंदर काफी ज्यादा डांस किया जाता है मोहिनी आट्टम, मतलब एक बहुत ही सुंदर
महिला है जो कि एक नृत्य कर रही है, उसी को मोहिनी मंत्र मुग्ध हो गए हैं लोग। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से मोहिनी आट्टम हो गया, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा मोहिनी आट्टम को परफॉर्म करने में सहयोग करने वाले पर्सन का नाम है स्वाति थ्रेनल राम वर्मा। ये वो पर्सन है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोहिनी आट्टम को बढ़ावा देने में कंट्रीब्यूशन किया है। इस पर्सन को जोड़ा जाता है मोहिनी आट्टम के साथ। ठीक है। और ऐसे ही एक और फीमेल है जिनका नाम है डॉक्टर, करंट अफेयर बता रही हूँ, कल का करंट अफेयर है, डॉक्टर कनक रेले। डॉक्टर कनक रेले, ये मुंबई के अंदर मोहिनी आट्टम को काफी प्रसिद्ध कराने वाली महिला है। इनकी कल ही मृत्यु हो गई है। ठीक है भाई, तो एक ये भी याद रखना, ये भी मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स का ही पॉइंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर कनक रेले किस डांस से जुड़ी हुई या किस फील्ड से जुड़ी हुई महिला है जिनकी रिसेंटली हाल ही में देहांत हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये मोहिनी आट्टम से जुड़ी हुई है, मुंबई में पॉपुलराइज कराया था। और मोहिनी आट्टम के बारे में कोई भी पूछता है तो वो फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसी प्रकार से आपके आज के फिर से 8 टॉपिक्स कंप्लीट हुए इंपॉर्टेंट। अब इन 8 टॉपिक्स को आप लिख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से और फैक्ट्स को कवर अप करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।